तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूँ और जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिकांश सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। प्रश्न आता है कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो इसका उत्तर है, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंडों में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया है? यहाँ पर प्रश्न दिया है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बचने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों का जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, जैसा कि यहाँ पे चित्र में बताया गया है। ये बड़ा वाला ये दांत दिख रहा है, ये किसी जंगली जानवर का दांत है, और ये छोटा वाला जो दांत दिख रहा है ये किसी पालतू जानवर का दांत है। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। ठीक है, हम देख चुके हैं। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बचने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा
जो आते हैं। एक प्रश्न और आता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें कौन सी हैं। तो इसका उत्तर है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक नवीन जीवन शैली, यहाँ पे अनाज के उपयोग दिए गए हैं बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने, अब ये इंग्लिश में फीड लिखा है, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, लोगों ने के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। अब लोगों ने अनाज तो उगा लिया, अब उसे संभाल के रखने के लिए, भविष्य में उसके भोजन के लिए भोजन के काम आए, इसलिए उन्होंने उसका भंडारण करना शुरू कर दिया। बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े बर्तन बनाए, मिट्टी के बर्तन बनाए हों, और टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। तो ऐसे करके उन्होंने जो अनाज उगाया उसका भंडारण करना शुरू कर दिया। तो आगे चलते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। एनसीईआरटी की भाषा इतनी सरल है कि इसे समझाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। और एनसीईआरटी पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें कई से सारे एग्ज़ाम्स में मेंस का पेपर होता है ना, उसमें लिखने के लिए हमें भाषा मिल जाती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम किस तरीके से लिखें, किन शब्दों का उपयोग करें, उनका चुनाव हम एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आइए तो आगे देखते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, मानचित्र 2 पृष्ठ 14 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, जैसा कि हम ऊपर चित्र में देखे आए अगले अध्याय में। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये जो स्थान यहाँ पे दिए गए हैं ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। नीचे की
तालिका से तुम यह जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी हुई है। आइए हम देखते हैं। अनाज और हड्डियाँ पुरास्थल। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, इनकी हड्डियाँ कहाँ मिली हैं? मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान में ये फसलें गेहूँ और जौ, भेड़, बकरी और मवेशी, इनकी हड्डियाँ मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान में मिली हैं। अगला देखते हैं। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूँ और दलहन, गुम्फक्राल, आधुनिक कश्मीर। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, बुर्जहोम, आधुनिक कश्मीर। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिरांद, आधुनिक बिहार। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, हल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, पेयमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। अब प्रश्न आता है कि गर्तवास किसे कहते हैं? जो ज़मीन के नीचे गड्ढे खोद के घर बनाए गए थे, उस समय उन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। वो ठंड के मौसम के लिए ऐसे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, एक गर्तवास का चित्र बनाओ, ये प्रश्न है यहाँ पे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसा कि यहाँ पर चित्र दिख रहा है। ये यहाँ पे मूसल दिख रहा है पत्थर का। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण, इनकी तुलना पृष्ठ 13 अध्याय 2 पर दिखाए गए उपकरणों से करो। तुम्हें इनमें क्या क्या समानताएं और भेद दिखाई देते हैं? तो आपको अगर इनमें समानताएं और भेद देखना है तो मैं सेकंड जो पार्ट अध्याय 2 की मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है।
एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यहाँ पर ये मिट्टी के घड़े का चित्र दिया हुआ है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? अब आप लोग कल्पना कीजिए इस पात्र में क्या होना चाहिए, क्या रखा होगा। अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। जनजाति। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति कैसे कहते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाबकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को चराते हैं। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने और औजार तथा झोंपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। पुरुष द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं ऊपर। अब यह आप करिए। प्रश्न दिया हुआ है, इसका उत्तर आप लोगों को ढूंढना है। सूक्ष्म निरीक्षण का मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिलीं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। गांवों की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। गांव की विशेषता।
मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। पहले और बाद के स्तर। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के। इस चित्र को देखो। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर 4 पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तह आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिया गया है। स्तर 1 2 3 4। तो यहाँ पे स्तर 4 जो है ये सबसे पुराना स्तर है। उसके बाद स्तर 3, उसके बाद स्तर 2, फिर स्तर 1। यहाँ पे मिट्टी गिरती गई, कोई मकान गिरते गए, इससे थोड़ा स्तर ऊंचा होता चला गया। स्तर 2 और 3 को देखो कौन सा ज़्यादा पुराना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये चित्र दिख रहा है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये रहा बकरी का कंकाल। ये किसी व्यक्ति का कंकाल है और ये बकरी का कंकाल है। आइए वापस यहाँ पे ये मेहरगढ़ का चित्र दिया हुआ है। वहाँ पे मकान बने हुए थे। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दाऊजली हेडिंग दाऊजली हेडिंग। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में दाऊजली हेडिंग ढूंढो। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पे लकड़ी का नाम दिया है काष्ठाश्म। अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिलते हैं। अन्यत्र एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक
पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। यहाँ पे प्रश्न दिया है, बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा। अब यहाँ पे उपयोगी शब्द दिए हुए हैं। उपयोगी शब्द हैं कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर और कब्र। आगे देखते हैं। लगभग हमारा ये अध्याय 3 समाप्त हो चुका है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं, वो पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। पहले का मतलब आज से पहले का नहीं, पहले का मतलब इसमें ये है कि ईसा मसीह के जन्म के 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ ईसा मसीह के जन्म से 8,000 साल पहले हुआ। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे। पृष्ठ 25 की तालिका को देखो। नई नुओ अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किन स्थानों पर जाना चाहिए। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। अब सही गलत बताओ। हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला है। बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे। चिरात कश्मीर का एक पुरा स्थल है। जेडाइट जो दाओजली हेडिंग में मिला है चीन से लाया गया होगा। ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं कि आपने अभी पूरा पाठ पढ़ा और आपको भी तो पता चले कि हमने पूरा पाठ पढ़ लिया, आखिर प्रश्न हम समझे क्या। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पाठ पूरा हो चुका है, अध्याय 3। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4 अगली वीडियो में, आरंभिक नगर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में।